दोस्तों 44 एडी की मैंने एक वीडियो डाली थी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस सेक्शन को आप प्रॉपर समझाइए, बहुत कंफ्यूजन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है 6% दिखा दो, कोई कहता है 8% दिखा दो, कोई कहता है अगर लोअर दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा, कोई मना करता है। मैंने 3 वीडियो इस पर डालने जा रहा हूँ 44 एडी पे, और हमारे पास टाइम नहीं होता दोस्तों। हम आईटी भरते रहते हैं, ना तो स्टाफ के पास टाइम होता कि कभी सेक्शन को पढ़ ले, ना ही हम कंसल्टेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स हैं जो काम करते हैं टैक्स का, इन चीज़ों को कभी देख पाते हैं। टाइम ही नहीं है, इतना घिरे रहते हैं कामों से। 3 वीडियो हैं, ज़्यादा देर नहीं, 15-15 मिनट की 3 वीडियो बनाऊंगा। ओवरऑल 20 मिनट में आपका पूरा सेक्शन 44 एडी समझ में आ जाएगा। और अगर हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, तो हमें सेक्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्वागत के साथ मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन पर। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी वीडियो आने वाली है सीरीज की। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं दोस्तों इसको। ये स्मॉल बिजनेस के लिए आया था 44 एडी। आज सिर्फ 44 एडी के बारे में बात कर रहा हूँ। 44 ए भी अलग से है और कुछ सेक्शन और भी हैं। सेक्शन बताऊंगा, इसमें 5 सब सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। सबसे पहले आ रहा है सबसेक्शन 1। उसमें लिखा हुआ है एलिजिबल असेसी, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो 44 एडी में जा सकते हैं, कौन कौन से असेसी हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं। 2 पॉइंट हैं आज की वीडियो में। वहां लिखा हुआ है एलिजिबल रेसिडेंट असेसी, यानी कि इससे पता चलता है कि सिर्फ रेसिडेंट यानी कि जो इंडिया के लोग हैं वो हैं। एनआरआई 44 एडी का यूज नहीं कर सकता। यानी कोई आदमी यूएसए में बैठा हुआ है और इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे शेयर मार्केट का कर रहा है, और वो 44 एडी का लाभ लेना चाहता है, नहीं ले पाएगा। छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब किसी से आप डिस्कशन करते हो, कोई एनआरआई है, आप कहते हो नहीं जी आप पे 44 एडी एप्लीकेबल नहीं है, 44 एडी में नहीं लिखा हुआ, कितना मजा आता है ना। आप कहते हो पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखते हैं, वरना आईटी भरते वक्त वो कहता है नॉट अलाउड नॉट अलाउड, फिर आप पढ़ते हो अरे ये अलाउ नहीं है रेसिडेंट। और कौन कौन है? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ये 3 असेसी हैं। इंडिविजुअल्स यानी कि मैं सचिन, एचयूएफ मेरी कोई एचएफ होगी, और पार्टनरशिप फर्म ये 3 असेसी हैं। यानी कि जब पैन नंबर पे आप देखोगे किसी पे पी लिखा होगा, इस पे एच लिखा होगा, इसे पार्टनरशिप फर्म में एफ लिखा होगा। यही 3 आप 44 एडी की आईटी भर सकते हो। कौन कौन का नहीं भर सकते यही बता दूं। प्राइवेट लिमिटेड अलाउ नहीं है, लिमिटेड कंपनी में 44 एडी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एलएलपी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि एलएलपी भी पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन मना है, एलएलपी के आपको रेगुलर प्रोविजन में भरना पड़ेगा। ट्रस्ट में अलाउ नहीं, एओपी और कोई भी नो, सिर्फ 3 1 2 3, और वो भी कौन? रेसिडेंट तो मेरे इंडिविजुअली केस में ही होगा, बाकी केस में तो गिनेंगे ही नहीं, ये तो होते हैं हमेशा रेसिडेंट है। जहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है वहीं रेसिडेंट मान लिया जाता है इनको। और साथ में अगर आपकी कोई सेक्शन 10A 10AA 10B की इनकम है, 10BA या चैप्टर सी के अंदर कोई डिडक्शन ले रहे हो आप, चैप्टर 6A के पार्ट सी में कोई डिडक्शन ले रहे हो, तो भी आप 44 एडी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे सेक्शन 10A में फ्री ट्रेड जोन होता है, सेक्शन 10AA में SEZ होता है, 10B में 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, 10BA में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं, अगर आप वो बनाते हो तो आपको टैक्स में रियायत दी जाती है। और सी पार्ट ऑफ चैप्टर 6 से 80H से लेके 80 RRB, ये रोजगार से लेके कुछ ऐसे इंसेंटिव हैं जो दिए हुए हैं। सरकार कहती है जब आपको हम बेनिफिट दे ही रहे हैं, यहाँ पे आपकी इनकम माफ है, जीएसटी माफ है, काफ़ी कुछ फैसिलिटी हमने दे ही दी है, तो आपको 44 एडी का लाभ नहीं देंगे। बहुत क्लियर है, 3 लोगों को मिलेगा जिसमें रेसिडेंट हो, इनको नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी इंडिविजुअल्स, एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म ये डिडक्शन ले रही है, इस पार्ट में है, तो भी वो 44 एडी में नहीं जाएगी। क्लियर हो गया आपको एलिजिबल असेसी कौन कौन है। अब बिजनेस कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं आप भी। एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक बंदे ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और 1.5 करोड़ की बेच दी, उसको 44 एडी में दिखा दिया 6% पे। सारा पैसा बैंक से आया था 1.5 करोड़, 9 लाख रुपये दिखा दिया। जब केस लगा फिर भागते फिर इधर उधर, तो बहुत समझना जरूरी है। ये भी सब सेक्शन 1 में ही दोस्तों कि कौन सा बिजनेस एलिजिबल है, यानी कि असेसी बचल गया, अब बिजनेस कौन सा लूँ मैं। सारे बिजनेस कवर है, सारे A to Z, आप कोई भी नाम ले दो सब है एक्सेप्ट, यानी कि ये जो बता रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं आएंगे। 6 कौन से ये समझ लीजिए। पहला है प्रोफेशनल, जो अंडर सेक्शन 44 AA में है। बहुत लोग मेरे से डिबेट करते हैं आज भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, एडवोकेट भी, कई बड़े बड़े दिग्गज भी,
कि आप गलत बताते हो, बताऊंगा क्यों। वो प्रोफेशनल जो 44AA में आता है उसके लिए 44 ADA लगता है, अलग से प्रोविजन है इसका 44 ADA, यहाँ लिख देता हूँ 44 ADA, यानी कि उसके ऊपर 50% लगेगा। सरकार चाहती है कि जो प्रोफेशनल होते हैं उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है, 50% का मानती है सरकार। सोचो, अपने आप ही मान लेती है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चाहे मेरे पे कितनी भी लायबिलिटी हो, कितनी भी जिम्मेदारी हो, कितना भी लोन हो, कहती है आप आधा प्रॉफिट कमाते हो, आधा। बताओ, ये लॉजिक है यार। किसकी जिम्मेदारी, सबका अलग अलग हो सकता है। डॉक्टर की लायबिलिटी अलग है, एडवोकेट की अलग है, मेरी अलग है, IT प्रोफेशनल की अलग है, अकाउंटेंट की अलग है, खर्चे सबके अपने अलग होते हैं। 50% कब से चला हुआ आ रहा है, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। सरकार को चेंज करना चाहिए इस बार बजट में। बनाऊंगा प्रपोजल, भेजूंगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या यूट्यूबर आते हैं 44 AD में? यस, 44 AD के अंदर यूट्यूबर भी अपनी आईटी भर सकते हैं, बताऊंगा क्यों। भी लोग लड़ते हैं मेरे से। ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक व्यक्ति हिंदी से इंग्लिश में करता है, कन्नड़ में करता है, सर्वे वगैरह होते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इनकम के। मेरा 194 J में TDS करता है, यहाँ पे 194 JB में, और यहाँ पे भी 194 JB में करता है। मैं यूट्यूबर हूँ मान लिया मैंने। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप हर बार सर्विस को प्रोफेशनल नहीं कह सकते। ज़्यादातर लोग दिखता हूँ 194 JB में कटा हुआ है या सर्विस है तो कहते हैं यार ये तो मेरा 44 AD में आएगा, 44 AD में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आप सेक्शन को पढ़ो, यहाँ लिखा है सिर्फ वही प्रोफेशनल हैं जो 44AA में आते हैं, वही प्रोफेशनल 44 AD में आईटी नहीं फाइल कर सकते। मेरा यूट्यूबर है, क्या यूट्यूबर स्पेसिफाइड है 44AA में? नहीं। क्या मेरे ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज 44AA में कवर है? नहीं। तो ये मेरा 44 AD में आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता 94 JB में कटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्विस है। हर सर्विस प्रोफेशनल नहीं होती, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक है। तो ध्यान रखिएगा, यूट्यूबर, ट्रांसलेशन ऑफ इनकम और F&O भी मेरा एक बिजनेस है जिसके लिए मैं 44 AD यूज कर सकता हूँ, ये मेरा बिजनेस में आता है। कमीशन और ब्रोकरेज पे नहीं ले सकते 44 AD, ये बता रहा हूँ जो नहीं ले सकते। प्रोफेशन 44 AD में आता है, जो 44AA के अंदर आते हैं सिर्फ। इसकी लिस्ट मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमीशन और ब्रोकरेज वाला भी 44 AD यूज नहीं कर सकता। आप इंश्योरेंस का काम करते हो, LIC वाले हैं जो सैलरी कमाते हैं, LIC की कमीशन आती है या किसी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की कमीशन आती है, वो 44 AD में नहीं भर सकते। उनका 194 H में TDS करता है, 194 H में। शेयर मार्केट की ब्रोकरेज आती है आपके पास, तो भी आप 44 AD यूज नहीं कर सकते। एजेंसी बिजनेस है आपकी, आप किसी चीज़ की एजेंसी चला रहे हो, तो भी आप 44 AD यूज नहीं कर सकते। जनरली क्या होता है एजेंसी बिजनेस में, आपका प्रिंसिपल कोई और होता है, आप एक एजेंट काम करते हो, उसके ब्याह पे सामान लेते हो, देते हो, देते हो, तो उसमें आपकी सेल नहीं होती, कई बार कमीशन इनकम ही होती है जनरली। उस केस में भी आप 44 AD यूज नहीं करोगे। प्लाइंग, हायरिंग ऑफ लीजिंग गुड 44 AE में आता है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, सामान ला रहे हो, ले जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट का काम है, जिसमें आप 44 AD में स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो आप इसी में भरोगे। उसमें ट्रक का दे रखा है कि 1 ट्रक है तो इतनी इनकम, 2 ट्रक है तो इतनी इनकम, उस हिसाब से चलता है। टर्नओवर, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आप 44 AD का यूज नहीं कर सकते। अब लिमिट बढ़ के वो 3 करोड़ हो गई है, सब्जेक्ट टू 5% का आपका सेल टर्नओवर ना हो। तो ये देख लीजिएगा, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन और जो इंटरेस्ट आता है या कोई भी बोनस मिलता है पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को, उसे हम हमेशा बिजनेस इनकम दिखाते हैं। वो बिजनेस इनकम तो है, लेकिन उस पर कभी भी 44 AD नहीं लगता। बिजनेस में दिखाते जरूर हैं, क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये मेरी टर्नओवर, ये लिखा मैंने, ये मेरी टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट नहीं है। बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है ये बिजनेस इनकम है, लिखा तो बिजनेस इनकम है और दिखाते ही बिजनेस है, तो 44 AD क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा, ये मेरी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट नहीं है। सेक्शन ये भी लिखा हुआ है। ये प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले पार्ट में उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ में ये भी बता दें कि आपको वीडियो कैसे लगी। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सजेशन, वो भी डाल दें। और मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूं। आपका 44 AD का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपके स्टाफ के बड़े काम आएगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सब सेक्शन 1 बताया मैंने आज, और आपने देखा कितनी सारी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता था। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और ये जो मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ ना एक्ट को, ये आप बाकी सेक्शन पे भी लगा सकते हो। तो मेरे एक वीडियो से आप काफ़ी सारे इनकम टैक्स के सेक्शन अपने क्लियर कर लोगे। अगर आप CA के स्टूडेंट्स हैं या आर्टिकल हैं या CA कर रहे हैं, तो भी आपको बड़ी हेल्प करेगी वीडियो। तो सब जगह व्हाट्सअप, फेसबुक, इसको शेयर कर रहे हैं। जल्द लौटूंगा बाकी पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।